नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। बीच बीच में टेस्ट चलने के कारण सीधा आपसे क्लास लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। आज उपस्थित हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं हो, ये एक आज मेरी कोशिश रहेगी। तो इसको शुरू करते हैं और उम्मीद ऐसी है कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आज के टॉपिक में इसी पर बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, यहाँ ध्यान से समझना है। संज्ञान, संज्ञान से तात्पर्य क्या है? संज्ञान से तात्पर्य क्या है? ज्ञान का संग्रहण करना प्लस उसका उचित तरीके से उपयोग करना। ये ध्यान से समझिएगा। ज्ञान का संग्रहण करना और उसका उचित तरीके से उपयोग करना। कैसे संग्रहण करना है, किस तरह से हम हमारे एक व्यक्ति के द्वारा किस तरह से मस्तिष्क में ये संग्रहण किया जाता है, मस्तिष्क के अंदर ये संग्रहण किया जाता है। और बहुत सारी चीजें संग्रहण की जाती, बहुत सारी चीजों का संग्रहण किया जाता है, संपत्तियों का संग्रहण किया जाता है। और इन संग्रहण करना, ये देखिए, ये संग्रहण करना, ये संग्रहण करना, ये सब संग्रहण, संग्रहण से किस प्रकार से समस्या समाधान हेतु उसका उपयोग करना, उसका उपयोग करना। जब संग्रहण किया जाता है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होती है, कोई ना कोई क्रिया जरूर होती होगी, उसे संक्रिया कहते हैं। कोई ना कोई इसके अंदर क्रिया जरूर होती होगी। किसी भी, देखो जीन प्याजे क्या कहते हैं, किसी भी सूचना है उसको मस्तिष्क द्वारा ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद में उसका रूपांतरण करना, रूपांतरण करने के बाद समस्या समाधान में उसका उपयोग करना, समस्या समाधान के अंदर उसका उपयोग करना, ये एक तरीका। इसे हम सामान्य भाषा के अंदर हम क्या कह सकते हैं, संज्ञान कह सकते हैं। इसलिए इन्होंने जितनी भी बात बताई वो सब इसी पर आधारित बताई, इसलिए इसको मानसिक क्रिया का सिद्धांत कहते हैं, इसलिए इसको बौद्धिक क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और इसी के आधार पर बालक के मस्तिष्क के अंदर संप्रत्यय निर्माण होता है, तो इसे प्रत्यय निर्माण का सिद्धांत भी कहते हैं। और साथ साथ में इसे अंतःक्रियावादी सिद्धांत भी कहते हैं। अंतःक्रियावादी सिद्धांत क्यों कहते हैं, अब मैं आपको बताऊं। संप्रत्यय निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है, संप्रत्यय निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है वो हमेशा सरल से किसकी ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर चलती है। दूसरा, अंतःक्रियावादी इसलिए क्योंकि इसमें परिपक्वता और अनुभव दोनों की अंतःक्रिया बहुत जरूरी है। परिपक्व भी जरूरी, उम्र बढ़ने के साथ साथ परिपक्व होता रहता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ अनुभव भी बढ़ता रहता है। इन दोनों का मिश्रण जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कहा आनुवंशिकता और वातावरण, इसमें दोनों की अनुक्रिया होती है। इन दोनों की अनुक्रिया के कारण इसे अंतःक्रियावादी सिद्धांत भी कहते हैं। दोनों की अनुक्रिया के कारण इसे अंतःक्रियावादी सिद्धांत भी कहते हैं। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग भी पूछ लिया करो कि इससे संबंधित कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है। देखिए किस तरह से मस्तिष्क के अंदर सूचनाओं को ग्रहण करना, संग्रहण करना, उसको रूपांतरण करना, रूपांतरण करने के बाद उसका सही तरह से समस्या समाधान हेतु उपयोग करना। अब एक जन्म के समय बालक, जन्म से 2 वर्ष का बालक, 2 से 7 वर्ष का बालक, 7 से 11 वर्ष का बालक, 11 वर्ष से ऊपर का बालक, ये किस तरह से करेंगे, इस सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, किस तरह से रूपांतरण करेंगे, रूपांतरण करने के बाद किस तरह से उनका समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे, इस सभी पर आज बातचीत करेंगे। देखिए सिद्धांत को बड़े विस्तृत रूप से एक एक बिंदु पर समझने की कोशिश करते हैं, एक एक बिंदु पर समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये एक इनकी सिद्धांत में अवस्था, 4 अवस्थाएं बताने के कारण इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरी बात, इस सिद्धांत को विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात आती है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। और
मनोवैज्ञानिक किसके साथ कार्य कर चुके? अल्फ्रेड बिन्ने के साथ। अल्फ्रेड बिन्ने के साथ कार्य करके जो एक पूर्व धारणा चल रही थी, पूर्व धारणा क्या चल रही थी? पूर्व धारणा ये चल रही थी कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है, उसका इन्होंने खंडन किया, उसका इन्होंने खंडन किया और इन्होंने कहा जन्म के बाद के अंदर एक बालक के अंदर अवस्था अनुसार परिपक्वता और अनुभव के आधार पर संप्रतियों का निर्माण क्रमशः रूप से होता है। इसलिए जीन प्याजे ने कहा था सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। ध्यान से समझ रहे हो ना बात को? सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। यदि कोई बालक नहीं सीख पाता है तो उसको दंड नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए वो आप जो सिखा रहे हो वो उसकी उम्र के अनुसार नहीं है, उस मस्तिष्क के अनुसार वो नहीं है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट उच्च स्तरीय है। एक मूर्त चिंतन करने वाले बालक को आप अमूर्त चिंतन करवाने की टीचिंग करवा रहे हो, इसलिए उसको दंड नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें, अवस्था सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, मानसिक क्रिया का सिद्धांत, बौद्धिकता का सिद्धांत, संप्रत्यय निर्माण या संप्रत्यय प्रक्रिया का सिद्धांत, अंतर क्रियावादी सिद्धांत आदि कुछ जीन प्याजे के सिद्धांत को कहा जाता है। जीन प्याजे द्वारा अपने परिवार से ही ये कार्य शुरू किया गया और परिवार में ही उन्होंने जो उनके 3 बच्चे थे उनके ऊपर ये सिद्धांत लागू करने हेतु और उन्हीं से संबंधित प्रयोग किए गए, उनको बड़ी गहनता से इस प्रयोग में सम्मिलित किया गया और इस प्रयोग में सम्मिलित करके हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा और बारीकी से देख करके उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। अब देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इस सिद्धांत के संप्रत्यय, इस सिद्धांत के कॉन्सेप्ट क्या क्या, इस सिद्धांत के संप्रत्यय क्या क्या। देखो संप्रत्यय कैसे होंगे? जिस वस्तु के रूप रंग आकार एक होगा वो उसका संप्रत्यय। अब जीन प्याजे के जो आपस में जो भी गुण मिलेंगे वो इनके संप्रत्यय। तो ऐसी स्थिति के अंदर संप्रत्यय में इन्होंने पहला क्या बताया? अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन इन्होंने एक जन्मजात प्रवृत्ति बताई। अनुकूलन क्या बताई? का एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है वातावरण के साथ समायोजन करना। वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति बालक के अंदर जन्मजात पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के अंदर 2 भाग कौन से बताए? नंबर 1 आत्म सात्विकरण, आत्म सात्विकरण, और दूसरा कौन सा बताया? दूसरा बताया था समायोजन, समायोजन, समायोजन। आत्म सात्विकरण में क्या कहा था कि पूर्व में जो सीखी गई हैं बातें उसके आधार पर कौन सी सीखना? नवीन ज्ञान सीखना। पूर्व में जो सीख चुके हैं उसके आधार पर नवीन ज्ञान सीखना, नवीन ज्ञान सीखना। एक मिनट आ रहा। पूर्व में जो सीख चुके हैं उसके आधार पर नवीन ज्ञान सीखना। नवीन ज्ञान सीखना। देखिए एक सफेद रंग की बिल्ली देखने के बाद काले रंग की बिल्ली देखने पर वो आसानी से आत्मीकरण या आत्म सात्विकरण कर सकता है, क्योंकि ये पूर्व में सीखा हुआ था और ये नवीन है, तो इसमें पूर्व सीखे हुए के आधार पर इसको समानताएं मिलती है। अब देखिए जब वो पूर्व में सीखी गई धारणाओं या मानसिक क्रियाओं के आधार पर नवीन ज्ञान के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर इस समय उसके द्वारा कुत्ता देखा जाता है तो उसमें थोड़ी सी ये स्थिति विकट आ जाती है कि ये बिल्ली नहीं है तो ये कौन है। ऐसा पहले सीखा नहीं था। जब ऐसे पहले सीखा नहीं था तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको आपकी मानसिक स्कीमा जो आपने सीखी है, ध्यान से सुनना, यहां स्कीमा शब्द का प्रयोग करूंगा। मानसिक स्कीमा, मानसिक स्कीमा यहां है ना, देखो ये मानसिक स्कीमा, स्कीमा का मतलब क्या होता है? सामान्यकरण करना। आसान है ना सामान्यकरण करना। जो मानसिक स्कीमा आपके द्वारा सीखी हुई है उस मानसिक स्कीमा में संशोधन करना पड़ेगा,
उस मानसिक स्कीमा के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। और ये संशोधन, मानसिक स्कीमा के अंदर संशोधन करना, ये क्या है? समायोजन है। समायोजन है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, ना तो आत्मीकरण होता है ना समायोजन होता है, तब बीच का रास्ता निकालते हैं, उसे कहते हैं साम्य धारण। बीच का रास्ता, उसे साम्य धारण कहते हैं। साम्य धारण को संतुलन भी कहते हैं। साम्य धारण को संतुलन भी कहा जाता है। साम्य धारण को संतुलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर या संपत्ति नंबर सेकंड की बात करते हैं। दूसरा संपत्ति क्या कह रहा है? यहां ये सीखने के बाद संपत्ति नंबर सेकंड की बात करते हैं। इस संपत्ति के अंदर विकेंद्रीकरण की बात आती है। विकेंद्रीकरण। तीसरा संरक्षण। चौथा स्कीम्स। पांचवा स्कीमा। छठा मानसिक संरचना। और सातवां संज्ञानात्मक संरचना। और यहां पर मानसिक संरचना की जगह मानसिक संक्रिया याद रखना, ये ज्यादा शब्द उचित रहेगा। इन शब्दों के आधार पर, इन संप्रतियों के आधार पर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुकूलन मैंने आपको समझा दिया। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है किस तरह से समझने वाला। ये विकेंद्रीकरण कितने माह में है? जब वो कितने माह का हो जाता है? 24 माह का हो जाता है, तब ये विकेंद्रीकरण का गुण उसके अंदर विकसित हो जाता है। और वो किस तरह से सोचने लग जाता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, विकेंद्रीकरण वस्तुनिष्ठ तरीके से, आत्मनिष्ठ नहीं, वस्तुनिष्ठ। अब पूर्ण रूप से तो विकसित नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचने लगना प्रारंभ कर देता है। संरक्षण का मतलब होता है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को समझना। प्रकृति में परिवर्तन हो रहा हो, वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन हो रहा, उसको समझ लिया। मान लो बिल्ली सफेद रंग की थी, बिल्ली काले रंग की थी, उसने पहचान ली। रूप, उसका रंग ही तो चेंज था ना, इसका आधार पर उसके अंदर कौन सा गुण विकसित है? संरक्षण। यहां ये समझना। फिर आती है स्कीम्स का मतलब उसके व्यवहार का पैटर्न। व्यवहार का पैटर्न जिसको आसानी से दोहराया जा सके। एक बालक के व्यवहार का एक निश्चित पैटर्न होता है जिसको आसानी से दोहराया जा सकता है। जैसे बालक घर से विद्यालय जाता है, विद्यालय से घर आता है तो पहले जूते रखेगा, उसके बाद बैग, उसके बाद ड्रेस। तो इस तरह से एक उसका व्यवहार का एक क्या है? निश्चित क्रमबद्धता बनी रहती है, उसे व्यवहार का पैटर्न कहते हैं। फिर बात आती है स्कीमा क्या है? याद समझना बात को। स्कीमा किसे कहते हैं? तो मैंने कई बार आपको बताया, ये भी मानसिक क्रिया है और ये भी मानसिक क्रिया है। ये भी मानसिक क्रिया और ये भी क्या है? मानसिक क्रिया। ध्यान से समझना दोनों का। अच्छा, इसकी ये जो मानसिक क्रिया है व्यवहार की, ये इससे क्या होता है? ये प्रदर्शन करती है। मानसिक क्रिया ये प्रदर्शन करती है। और ये मानसिक क्रिया वो है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। मानसिक क्रिया का सामान्यीकरण किया जा सकता है। उदाहरण से कई बार मैं क्लास के माध्यम से ऐसा बता देता हूँ। मान लो एक बच्चा होता है जो जुराब पहनना सीख जाता है और उसको लगता है जुराब जैसी जो भी वस्तु होती है उसे पैर में डाला जाता है। ये क्या है? इसे भी सामान्यीकरण कहते हैं। फिर बात आती है मानसिक संक्रिया, समस्या समाधान के लिए चिंतन मनन करना। और संज्ञानात्मक संरचना से याद रखना, हर बालक जो होता है उस बालक का उम्र के अनुसार उसकी संज्ञानात्मक क्या होती है? संरचना होती है, उसका संज्ञानात्मक ढांचा होता है। आज सुबह सुबह गर्मी बहुत है। अब अवस्थाओं पर चलते हैं, एक एक अवस्था को समझा देता हूं। देखिए,
पहली अवस्था है इंद्रिय, इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक, या फिर इसे कहते हैं संवेदी, संवेदी पेशी। इंद्रिय गामक या फिर इसे संवेदी पेशी कहते हैं। उम्र याद रखना 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष ये उम्र होती है, इसे संवेदी पेशी कहते हैं। ये इंद्रिय गामक है, इंद्रिय गामक है। इस अवस्था के अंदर उसका जो ज्ञान है वो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से संबंधी होता है, यानी कि संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित उसे संवेदनाएं भी कह सकते हैं, उस पर ही आधारित होता है, उसी पर आधारित होता है। इंद्रिय कामक अवस्था है। इंद्रिय चिंतन मनन कुछ भी नहीं होता, 0 होता। संप्रत्तियों का निर्माण इसके अंदर नहीं होता, ध्यान रखना, संप्रत्तियों का निर्माण इसके अंदर प्रारंभ नहीं होता है। इस अवस्था का एक विभाजन है, इस अवस्था का आपको विभाजन में आपको बता दूं। देखिए, पहला उसे कहते हैं सहज क्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था 30 दिन तक की होती है, 30 दिन तक का हो तब तक सहज क्रियाओं की अवस्था होती है। दूसरा, प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। जो प्रमुख वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है वो 4 माह तक की होती है, याद रखना 4 माह तक की होती है। तीसरे नंबर पे गौण वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था कितने माह का हो जाएगा? अब 6 माह का होगा तब होगी। फिर 4 नंबर के अंदर गौण स्केमेटो समन्वय की अवस्था, ये 12 माह का होगा तब तक की होगी, 12 माह। 5 नंबर के अंदर तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ये कितने का हो जाएगा? ये 18 माह का। और 6 नंबर के अंदर मानसिक संयोग द्वारा नई वस्तुओं को खोजने की अवस्था, नई वस्तुओं को खोजने की अवस्था। और ये कब तक हो जाती है? 18 से ये 24 माह का होता है तब। तो यहां थोड़ा सा ये समझना है, 0 से 30 दिन, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 0 से 30 दिन और ये 30 दिन से 4 माह, इस तरह से समझना। 4 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24, 18 से 24, इस तरह से ये हमें समझना है। और इस पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी मैं आपको समझा देता हूं, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। हाँ, देखिए, पहली बात आती है सहज क्रियाओं की अवस्था। सिर्फ किससे संबंधित है? शरीर पर आधारित है, शरीर पर आधारित है। कोई भी वस्तु जैसे 30 दिन का है मात्र, ये शरीर पर आधारित है। जैसे इस समय 4 माह तक का होता है, ये भी शरीर पर आधारित है। प्रमुख वर्ती, अब देखो ये थोड़ी बहुत यहाँ सहज क्रिया, यहाँ इसकी अनुक्रिया आ जाएगी, तो ये भी शरीर से संबंधित, हर वस्तु को स्पर्श करना, मुंह में लेने की कोशिश करना, उससे संबंधित हो जाती है। ये है गौण वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये वही ज्यादातर क्रियाएं करता है जो उसको सुख देती है। तो यहाँ सुख शब्द का याद रखना है, यहाँ पर क्या रखना? सुख से संबंधित याद रखना। गौण स्केमेटो समन्वय की अवस्था। अब ये समन्वय शब्द आता है तो यहाँ पर थोड़ा अनुकरण याद रखना, अनुकरण। इस समय बड़ों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता, अनुकरण करना। तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तृतीय वर्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था के अंदर वस्तु के जो गुण होते हैं उन गुणों को प्रयास एवं त्रुटि द्वारा
समझने की कोशिश करता है, प्रयास करेगा गलती करेगा, प्रयास करेगा गलती करेगा, उसको समझने की कोशिश करता है। मानसिक संयोग द्वारा नई वस्तुओं को खोजने की अवस्था। अब इस 24 माह का जब होता है तो उसको लगता है कि जो वस्तुएं हैं उस वस्तुओं का अस्तित्व होता है, वो वस्तुएं स्थायी है, अस्थायी नहीं है। ये इस अवस्था के अंदर वो ज्यादातर वस्तुओं को अस्थायी समझता है। लेकिन ये जब 24 माह का हो जाता है, कब 2 वर्ष का होगा तब, 2 वर्ष से जब तक पहले है वो सब वस्तुओं को अस्थायी समझेगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 वर्ष का होता है तब वो वस्तुओं को क्या समझ लिया जाता है, स्थायी। इससे जीन पियाजे के अनुसार कहा गया कि इसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित कब होता है, 24 माह में। कब होता है, जब वो 2 वर्ष का हो जाता है। ये अवस्था मैंने कौन सी बताई, इंद्रिय गामक संवेदी पेशीय अवस्था बताई। इस अवस्था के अंदर भाषा का क्या है, अभाव। देखिए कमी क्या 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 है इसके अंदर, कौन कौन सी कमी है जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। नंबर 1 भाषा का अभाव, दूसरा संपत्तियों का इसके अंदर क्या है, अभाव है, संपत्तियों का इसके अंदर अभाव है। इस समय उसका जो आधार है या तो संवेदनाएं है या फिर इंद्रिय गामक अवस्था है, इंद्रिय गामक अवस्था ही होती है। तो यहाँ कोशिश ये करता है कि वो अनुकरण करना, सुख आधारित वस्तुएं या फिर गुण दोष के आधार पर प्रयास त्रुटि द्वारा या फिर वस्तुओं को खोजने की कोशिश करता है, वस्तुओं को खोजने की कोशिश करता है। पहली अवस्था के अंदर कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब पहली से संबंधित कोई गलत नहीं होगा तो मैं दूसरी और तीसरी में भी आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा, ऐसी कोशिश कर रहा हूं। अब देखो क्या है कि आदत क्लास के अनुसार पढ़ाने के अनुसार पढ़ी हुई है ना, तो फिर उसके अनुसार ही पढ़ाऊं तो ठीक रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। अब YouTube के ऊपर मैंने देखा जो लोग क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह वो अलग पढ़ाते हैं और YouTube पे जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जोर जोर से हो हा करके। अब ऐसा थोड़ा सा क्या है कि आदत नहीं है और ऐसे होगा नहीं। 1-2 बार मैंने भी कोशिश तो की थी लेकिन संभव नहीं है। दूसरी है प्राक संक्रिया अवस्था 2 से लेकर के कितनी 7 वर्ष। इसमें इसके 2 भाग बताए गए, 2 भाग, ए और फिर इसके अंदर बी। ए में कौन सी है, प्राक संप्रत्यात्मक। ये अवस्था कब से कब तक है, 2 से लेकर के 4 वर्ष तक की हो जाती है। और ये है अंतःदर्शी अवस्था, और अंतःदर्शी अवस्था कब तक की होती है, 4 से लेकर के 7 वर्ष के अंदर होती है। इसके अंदर कौन सी बात बताएगी, इसके अंदर एक कहा गया बालक के अंदर जीववाद, दूसरा आत्मकेंद्रिता, ये इसके अंदर पाया जाता है, आत्मकेंद्रिता। और इसके अंदर जो ये कमी पाई जाती है वो है अपलटावी। जीववाद सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, हर वस्तु को अपने लिए समझता है। आत्मकेंद्रिता का उसके अंदर गुण पाया जाता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से ना चिंतन नहीं होता। उसका चिंतन कैसा होता है, उसका चिंतन आत्मनिष्ठ होता है, उसमें चिंतन में क्रमबद्धता नहीं है, उसके अंदर पलटावी गुण नहीं पाया जाता है, उसके अंदर अपलटावी गुण होता है, पलटावी नहीं होता है। वस्तु में चिंतन तो होता है लेकिन चिंतन के अंदर क्रमबद्धता नहीं है, इस तरह से यहाँ ये समझना। अब देखिए इस समय उसका भाषा का विकास शुरू हो जाता है, ध्यान से समझना, संपत्ति निर्माण भी उस समय शुरू हो जाता है। उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है, भाषा होती है। अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, भाषा है। वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, ध्यान रखना, पहचानना, वस्तुओं को पहचानने, इस उम्र में अंदर पहचानने लग जाता है, वस्तुओं को पहचानने लग जाता है। लेकिन इस समय उसके अंदर कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा होती है, कल्पनाशीलता उस समय बहुत ज्यादा होती है। अब इस समय जो अवगुण होते हैं वो है समझने और सोचने और तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, तर्क करने की क्षमता इस समय उसके अंदर नहीं होती है। तो ये अवस्था कौन सी है, प्राक संक्रिया अवस्था है। प्राक संक्रिया अवस्था, इसके भाग, इसके उपभाग, पहले वाले की उप अवस्थाएं मैंने 6 बता दी।
प्राक संक्रिया की दो उप अवस्था है। जीन प्याजे ने बिल्कुल अपने सिद्धांत में ये कोई नंबर नहीं ऐसे लगाए गए हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, जीववाद, आत्मकेंद्रिता, अंतर्दर्शी, अपलटावी, अपलटावी को क्या कहते हैं? अनुकर्मणशीलता। क्या कहेंगे? अनुकर्मणशीलता, अनुकर्मणशीलता। और पलटावी गुण जब विकसित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पलटावी गुण जब विकसित हो जाता है तो उसे बोलते हैं उत्कर्मणशीलता, उत्कर्मणशीलता। तो इसको मैं आपको अच्छी तरह से आज पूरी डिटेल से समझा रहा हूं, ताकि मैं इसीलिए ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूं, ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि ये सिद्धांत आपका गलत नहीं हो। सीटेट एग्जाम हो या कोर्स से कोई भी हो, इसी संबंधित आपका ये गलत नहीं हो। अब तीसरी अवस्था की ओर चलते हैं और उसको बोलते हैं मूर्त संक्रिया। मूर्त संक्रिया, मूर्त संक्रिया अवस्था कितने वर्ष का हो जाएगा? 7 से लेकर के और 11 वर्ष का हो जाएगा मूर्त संक्रिया। अब देखिए इसमें भाषा विकास, संप्रत्यय विकास और दूसरा तर्क करने, समझने, इसके अंदर चिंतन, लेकिन चिंतन अब कैसा है? मूर्त है। विभेदीकरण और कौन सा? वर्गीकरण, पलटावी जिसे कहते हैं उत्कर्मणशीलता आदि गुण इस समय विकसित हो जाते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। एक एक बिंदु मैंने इसके अंदर आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। यही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए संप्रत्यय किसके विकसित हो जाएंगे? दूरी का संप्रत्यय विकसित हो जाएगा, ऊंचाई का संप्रत्यय विकसित हो जाएगा, मुद्रा का संप्रत्यय विकसित हो जाएगा, भार का संप्रत्यय विकसित हो जाएगा। इस तरह से उसके अंदर ये संप्रत्यय पहले नहीं थे, इससे पहले वाली अवस्थाओं में नहीं थे। अब संप्रत्ययों का विकास हो जाता है, संप्रत्ययों का भी इस समय विकास हो जाता है। तो ये कौन सी है? ये तीसरी अवस्था पे आ गए, जिसे हम कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया। ये बिंदु मैंने जो दिए है, ये बिंदु याद रखना, इसमें कोई गलत नहीं होगा। और भी आप कहोगे तो एक अच्छा सा टेस्ट और भी ले लूंगा, जो बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन छांट करके मैं लेके आऊंगा, अच्छे से टेस्ट ले लूंगा। फिर बात आती है अमूर्त या फिर इसे बोलते हैं औपचारिक, अमूर्त या फिर औपचारिक चिंतन की अवस्था। ये है 11 से ऊपर। अमूर्त औपचारिक चिंतन की अवस्था है 11 से ऊपर है, इसे औपचारिक कहते हैं। इस समय देखिए भाषा विकास प्रारंभ नहीं, इस समय पूर्णता संप्रेषणशीलता का गुण विकसित हो जाता है, संप्रेषणशीलता का गुण। अब देखो चिंतन, मनन, निरीक्षण, अवलोकन, निष्कर्ष, व्याख्या आदि ऐसे गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन शुरू हो जाता है, परिकल्पनात्मक चिंतन शुरू हो जाता है, समस्या समाधान चिंतन करने लग जाता है, समस्या समाधान चिंतन करने लग जाता है। ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक या अच्छी पुस्तकों के अंदर 11 से 15 ही बताई गई है, ध्यान रखिएगा, गलत मदद करना इसको। और इस समय भाषा की पूर्णता, संप्रेषणशीलता, संप्रत्ययों का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, संप्रत्यय निर्माण की भी क्या होती है? पूर्णता हो जाती है। ये औपचारिक अवस्था है। और ये कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था बताई गई है जीन प्याजे के अनुसार। तो मैं ऐसी उम्मीद करूं अब आपसे कि अब 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक पहले एक और किया जा चुका है, और इसमें थोड़ी बहुत आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। तो दोनों आप लोग पढ़ा करो और अच्छे तरीके से इसको याद करिएगा। और अब आपको भी पता, थोड़ा लॉकडाउन और बढ़ गया है, और कोचिंग क्लासेस का लॉकडाउन तो आपको मालूम है लंबा चलेगा इसका। तो आप लोग आसानी से पढ़िएगा और कोशिश करते हैं हम लोग भी कि आपको नई जानकारी प्रदान करते रहें और आप स्वाध्याय सबसे
ज़्यादा करते रहिए। अब मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।